हेलो 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 हेलो। आ गया सर। एक बार चेक करिएगा क्या साउंड आ गया है। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग चेक करेंगे। सभी लोग चेक करिएगा। चलिए चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गया है, 1 ही मिनट गया है। साउंड आया क्या? चलिए ठीक है ठीक है। चलिए ठीक। तो आज हम पहली न्यूज़ पे हम लोग चर्चा करने वाले थे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, वो जो हमारी पहली न्यूज़ की। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लूना 25 पे बात करेंगे। देखिए, ये रहे हमारे कौन दोस्तों, ये रहे कपूरवीर ठाकुर। कौन है दोस्तों? ये कपूरवीर ठाकुर हैं, जिनको भारत सरकार ने कहा है कि भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इन्होंने इनका जो बिहार में जो योगदान है, उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ये स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा, ये क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? सेनानी है। ठीक। सेनानी है, सेनानी है। क्या बनेगा पहला? ये स्वतंत्रता सेनानी है। शिक्षक है, क्या है दोस्तों? शिक्षक है। और क्या है दोस्तों? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं। इनको ही क्या दिया जाएगा दोस्तों? भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया है अभी हमारी भारत सरकार ने। ठीक है। हमारी भारत सरकार ने यह घोषणा की है। बेसिकली आपको बता दूं, 1988 में इनका निधन हो गया था। 18 फरवरी को बता दूं, कपूरवी ठाकुर का 1988 में निधन हो गया था। याद रखिएगा कि 1988 में, मैं बता दूं कि 18 फरवरी, 18 फरवरी, ठीक है, 1988 को इनका निधन हो गया था। ठीक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इनके बारे में क्या थे दोस्तों, एक तीन चीजें याद रखनी है। एक स्टेटमेंट वाइज अगर पीसीएस वाले क्वेश्चन बनाएंगे तो पहला पूछेगा, यह एक शिक्षक थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। इनकी मृत्यु कब होती है? 1988 में होती है, 18 फरवरी के दिन। कब होती है? 1988, 18 फरवरी के दिन होती है। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते इन्होंने 26 महीने तक की जेल में कैद भी रखा गया था। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। क्या लिया था? भारत छोड़ो। ठीक, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 में, इन्होंने उसमें 26 महीने तक क्या किया था? इनको उसी के कारण 26 महीने तक जेल में रखा गया था। 26 महीने तक कहाँ थे दोस्तों? ये जेल भी गए थे कपूरवीर ठाकुर। 26 महीने तक ये जेल भी गए थे, इस बात को याद रखिएगा। और क्या चीजें मैं बता सकता हूं इनके बारे में, आपको बता दूं। 1952 में, 1952 में पहली बार विधानसभा जीतने के बाद बिहार विधानसभा में ये चुनाव कभी ना हारे। मैं बता दूं, 1952 में बिहार विधानसभा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये विधानसभा में कभी ना हारे, याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो 1952 में मैं बता दूं, 1952 जो है, आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। 1952 में इन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव जीता। बिहार विधानसभा का क्या जीता दोस्तों? चुनाव जीता कपूरवी ठाकुर जी के द्वारा। इस बात को याद रखिएगा। बहुत बड़ा नाम है, छोटा मोटा नाम नहीं है। ये बिहार का बहुत बड़ा नाम है, जिनको भारत सरकार ने घोषणा की है कि इनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अब जानते होंगे साहब, जब जन्म हुआ था तो विरासत देने के लिए एक मकान तक नहीं था उनके पास। ठीक है। मैं बता दूं, ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने बार दो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। स्टेटमेंट वाइज अगर पीसीएस वाले क्वेश्चन बनाएंगे तो पूछेगा कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो 2 बार। ये 2 बार क्या रह चुके हैं दोस्तों? सीएम बन चुके हैं। इस पॉइंट्स को भी याद कर लीजिएगा। ये हमारे कपूरवीर ठाकुर के बारे में कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जो आपको क्या करना है, याद करना है। इन्होंने, कपूरवी ठाकुर ने, पिछड़े वर्गों के हितों के लिए, ठीक है, हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। जो पिछड़े वर्गों के हित के लिए वकालत करने के लिए ये जाने जाते थे, इस बात को याद रखिएगा। और ये भी बता दूं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले ये बिहार के तीसरे व्यक्ति होंगे। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का क्या होता है दोस्तों? पूरा मैं बता दूं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले बिहार के तीसरे व्यक्ति होंगे। अगर पूछेगा पहले दूसरे कौन है, तो पहले आप देखते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र, क्या किए? राजेंद्र प्रसाद है। ठीक, पहले प्रसाद है। दूसरे नंबर पे जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश क्या है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण है। नारायण,
जयप्रकाश नारायण है। और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएंगे, कपूरवीर ठाकुर हो जाएंगे, जिनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इन्होंने पिछड़े वर्गों के हितों के लिए काफी अच्छा काम किया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर पूछे कि इन्होंने किसके लिए काम किया था, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, पिछड़े वर्गों के हितों के लिए उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था, इस बात को भी याद रखिएगा। 1960 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, पूछे सॉरी 1970 में पूछेगा कि कितने कब ये राज्य के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, तो 1970 में ये पहली बार कहाँ के, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, याद रख लीजिएगा। 1970 में क्या बने थे, पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार बिहार जो है, ये हमारा प्यारा बिहार, इस बिहार के चीफ मिनिस्टर ये बने थे, सीएम बने थे। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है, झूठ मूठ का मत बोलिए प्लीज, आवाज आ रहा है, ठीक है, प्लीज निवेदन है आपसे, बहुत तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी क्लासेस आप लोगों के लिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। आप देख सकते हैं 2 महीने से लगातार तबीयत डाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी क्लासेस आप लोगों के ले रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आपका एग्जाम है। ऐसा मत बोला करिए कि आदमी का मन उदास हो जाए। आवाज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आवाज। तो याद रखिएगा 1970 में पहली बार कहाँ बिहार के मुख्यमंत्री बने, और मैं बता दूं उनका पहला कार्यकाल 163 दिन का था। ठीक है, उनका पहला कार्यकाल क्या था दोस्तों, 163 दिन का था। इनका पहला कार्यकाल 163 दिन का था। 1970 में जनता दल की लहर में जनता पार्टी को भारी जीत मिली और कपूरवी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। जनता दल से लहर में दूसरे जीते। 1977 में 1977 में दूसरी बार सीएम बने। दूसरी बार क्या बने दोस्तों, दूसरी बार ये सीएम पद पे आसीन हुए। कौन हुए, कपूरवी ठाकुर दूसरी बार सीएम पद पे आसीन हुए थे, इस बात को याद रखना। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ कपूरवी ठाकुर बारे में एज इट इज अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ एज इट इज आप अपने कॉपी में उतार लेना, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, चाहे बिहार टीचर दे रहे हो, चाहे बिहार एसएससी दे रहे हो, चाहे दुनिया यूपी पीसीएस दे रहे हो, एमपी पीसीएस दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, एएलपी दे रहे हो, यहाँ तक कि भारत का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक काउंट किया जाता है वो है यूपीएससी। यूपीएससी दे रहे हो, वहां पे भी इनसे क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि भारत रत्न बहुत बड़ा सम्मान होता है। भारत रत्न देश की आन बान और शान होती है। भारत रत्न जिसको मिल जाता है उसको जो है दुनिया जो है एक अलग ही निगाहों से देखने लगती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कपूरवी ठाकुर को। ठीक, तो आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे और आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना आपको बताने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में हैंड रिटन भी देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा जो है इनके बारे में जो मैंने डाटा भी लाया है वो भी एक्चुअली में देख लेते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कपूरवी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया है। कपूरवी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बताना दोनों बार, एक बार कब बने हैं, दोनों बार बताओ कब कब बने हैं अभी मैंने बताया, बताओ कि बिहार के मुख्यमंत्री ये 2 बार कब कब बने हैं, बताइए कमेंट करते हुए। पहली बार और दूसरी बार अभी जस्ट हमने बताया है, अभी जस्ट हमने बताया है, तो गलती मत करिएगा प्लीज। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि कब कब बिहार के मुख्यमंत्री ये बने हैं, बताइए। बताओ, 2 बार सीएम बने मानता हूं मैं, कब कब बने हैं ये बताइए। अरे भाई लाइव ही क्लासेस है, क्या बात करते हैं आप। ठीक है, 1970 में बने और 1977 में बने। अच्छा, ये भारत रत्न पाने वाले बिहार के कौन से नंबर के व्यक्ति होंगे, ये भारत रत्न पाने वाले बिहार के कौन से नंबर के व्यक्ति होंगे, बताओ। 1, 2, इन तीनों के नाम लिखिए। ठीक है, इन तीनों के नाम लिखिए। पहली बार किसको दिया गया, दूसरी बार किसको गया, तीसरी बार किसको दिया गया, सबके नाम लिखना प्लीज, सभी लोग, सभी के नाम लिखिएगा सभी लोग जरूर। आज स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार स्पेशल भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, अभी मास्टर जिंदा है। ठीक, चलिए तो तीसरे व्यक्ति हैं, तो पहले नाम लिख लीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। दूसरा लिख लीजिएगा जेपी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। तीसरे कौन हो जाएंगे बिहार के, कपूरी ठाकुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कपूरी ठाकुर हो जाएंगे। तो 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो तीनों व्यक्तियों के नाम भी आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, ये याद रख लेना, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, ठीक, और राजनीतिक से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, वह बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री, ठीक, उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। ये बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री, ये पॉइंट भी याद रखना, दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगा लेना कि किनको जो है जननायक कहा जाता था। ठीक, किनको जो है दोस्तों जननायक कहा जाता था, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा। वो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको जननायक कहा जाता था? तो ये भी बनेगा क्वेश्चन, तो यहीं से बनेगा। ठीक है, कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको मेरे भाई जननायक कहा जाता था? तो उनका नाम है दोस्तों कौन? कर्पूरी ठाकुर। इनको जननायक, जेपी को क्या कहते थे? लोकनायक कहते थे। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? जननायक भी कहा जाता था। ठीक, दलितों के लिए, मतलब पिछड़े वर्गों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया था। ठीक है, ऐसे ही नहीं इन्हें जननायक कहा जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे मिशन पे। ठीक, थोड़ा सा दर्शन हम आपको करा देते हैं। ये देखिए, ये रहा, ये देख रहे हैं, मून के सरफेस पे लैंड किया है एक मिशन। ठीक, चलिए हम उसको, आई होप आपको कर्पूरी ठाकुर के बारे में जितना जानना चाहिए था आप जान चुके हैं। इससे ज़्यादा बन के, इससे ज़्यादा जान के आपको कुछ भी क्या करना है, महाज्ञानी नहीं बनना है। मैं बता दूं, एग्जाम क्वालिफाई करना है हमको, तो एग्जाम निकालने का मतलब मेंस में क्वेश्चन आना होगा, तो बस इतना ही आएगा कि कर्पूरी ठाकुर का बिहार में क्या योगदान था, इसके ऊपर टिप्पणियाँ कीजिए। ठीक है, अगर मेन्स में क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कर्पूरी ठाकुर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, उनकी इसके ऊपर टिप्पणियाँ कीजिए। अगर मान लो मेंस में आपसे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक, अगर मान लो मेंस में क्वेश्चन आपके बनाएगा तो पूछेगा जो कर्पूरी ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर का ठीक है, बिहार के, बिहार के राष्ट्रीय क्या था दोस्तों? राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन में क्या योगदान था? क्या योगदान था? योगदान था। ठीक है, क्या करिए? टिप्पणी कीजिए। क्या करिए दोस्तों? टिप्पणी कीजिए, कीजिए, कीजिए। मान लो 8 नंबर में दे दिया तो आसानी से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर का ये दे दिया तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। 38 नंबर भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो जो चीजें मैंने बताई एज इट इज आप इसमें लिख दीजिएगा। फॉर्मेट बनाइएगा। पहले कर्पूरी ठाकुर के बारे में लिखिएगा, थोड़ा सा परिचय, फिर उसके बाद किस किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, क्या क्या उन्होंने कार्य किया था, ये सारी पॉइंट लिखिएगा। कंक्लूजन में लिख लीजिएगा कि इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार इनको भारत रत्न प्रदान करेगी, जो इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने बिहार की राजनीति को एक नया नाम दिया, एक नया परचम दिया, और ऐसा एक नेतृत्व उभर के सामने आया है जिन्होंने देश कल्याण के लिए, राज्य कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था। ठीक, चलिए इनका जन्म हुआ था, बेसिकली आपको पता ही होगा, 24 जनवरी को हुआ था, इसीलिए तो अनाउंसमेंट किया गया। इनका जन्म जो है दोस्तों 24 जनवरी को हुआ था। 24 जनवरी को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, याद रख लीजिएगा। इनका 24 जनवरी को जन्म हुआ था। आप पूछेगा कौन से सन में हुआ था इनका जन्म, ये भी पूछ सकता है आपसे। 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था, याद रख लेना। तो 1 मिनट रुक जाइए। पितौजिया, पितौजिया उड़ीसा। ठीक है, पितौजिया उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, याद रख लीजिएगा। पितौजिया उड़ीसा एक जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पितौजिया बिहार उड़ीसा में एक जगह पड़ता था, पहले एक ही हुआ करता था। तो पितौजिया में यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, बस इतना याद रख लेना। चलिए हम आते हैं लूनर सरफेस पे आते हैं।
ठीक, अपने लून सरफेस पे आते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम अपने लूनर सरफेस पे आते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, अन्यथा आप लोग बोलिएगा सर कपूरवी ठाकुर को ही आज पढ़ाइएगा क्या। ठीक है, कपूरवी ठाकुर को ही पढ़ाइएगा क्या, शुरुआत लास्ट में एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगे। ठीक है। चलिए, किस देश की मून मिशन स्पाइनर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, जिसको स्लिम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो किस देश का है भाई ये मेरे भाई? ये है आपका जापान का। ठीक है, हमने आपको बताया था कि दिसंबर माह के शुरुआत में ही, लास्ट एटलीस्ट मिड एंड लास्ट में इसने मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, इस मिशन का नाम अगर पूछे क्या था दोस्तों, स्लिम मिशन था। क्या था दोस्तों? स्लिम स्लिम मून मिशन था। क्या था दोस्तों? स्लिम मून मिशन था। अब ये क्या किया है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पे, जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा की सतह, चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है। क्या किया है दोस्तों? सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और ऐसा करने वाला ये पांचवा देश बना है, याद रख लीजिएगा। ऐसा करने वाला, चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये पांचवें नंबर का देश, पांचवें नंबर का कंट्री बना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले नंबर पे पूछा कौन लैंड किया था, तो ये यूएसए गया था। फिर उसके बाद रूस गया था। ठीक है, यूएसए गया था, रूस गया था, चीन गया था, चीन चीन गया था, फिर भारत गया था, फिर भारत गया है अभी हाल फिलहाल में। फिर उसके बाद ये कौन गया है दोस्तों? ये जापान गया है। ये भारत तो इसमें गया था, लेकिन भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे गया है। और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला पहला देश बना है। ओवरऑल पूछे तो चौथा देश बना था। अगर अभी पूछे जो है जापान कौन सा देश बना है, तो पांचवा देश बना है। अब याद रख लीजिएगा, स्लिम मिशन जो है इसके साथ एक लैंडर भी गया है। ठीक है, इसके साथ क्या है दोस्तों, एक लैंडर गया है। बेसिकली ये जो जाक्सा का मिशन था, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसको क्या बोलते हैं, जैक्सा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैक्सा ने ही इस मिशन को भेजा था। और ये जो जापान का जो स्लिम मिशन है, यानी कि स्लिम मून मिशन, ये सफल हो चुका है। इस बात को याद रखिएगा, ये क्या हो चुका है, सफल हो चुका है। जैक्सा के द्वारा इसको भेजा गया था। ये लैंडर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। वहां पे चंद्रमा की सतह पे रह के वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने का काम करेगा। मून के जो है राज खोलेगा, ये याद रख लीजिएगा। मून के छुपे हुए ये राज को खोलने का काम करेगा। ठीक, अब पूछेगा इस रोबोट का नाम क्या है, तो सोरा। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो रोबोट है, ठीक है, आप देख रहे होंगे, ये जो रोबोट है जो यहाँ पे जाएगा और रिसर्च करेगा, इस रोबोट का नाम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस रोबोट का नाम आपसे पूछ सकता है। इस रोबोट का नाम है सोरा। क्या नाम है दोस्तों? इस रोबोट का नाम सोरा है, जो कहाँ करेगा, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जांच पड़ताल करने वाला है। यहाँ पे जाके क्या करने वाला है, जांच पड़ताल करने वाला है। इसका नाम अगर पूछ ले मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, सोरा हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या? सोरा। और चीजें मैं बता दूं, तो आपको पता होगा जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो है। जापान, इस जापान की जब भी मैं बात करता हूँ, तो जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, टोक्यो हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। जापान की कैपिटल टोक्यो हो जाएगी। और मैं बता देता हूँ कुछ और पॉइंट के बारे में, आप इसको लिखते हुए भी चलिएगा। ठीक है, इसको लिखते हुए भी चलिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जापान की संसद को डाइट करते हैं। जापान की जो संसद होती है, इसकी जो संसद होती है, इसको संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, डाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जापान की संसद को डाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं बता दूं, जापान S-400 मिसाइल भी खरीद रहा है, सॉरी 400 मिसाइल भी खरीद रहा है। किससे? यूएसए से। अभी हमने कल ही आपको पढ़ाया था कि ये जो जापान है, ये जापान क्या कर रहा है, यूएसए से क्या खरीद रहा है, क्रूज मिसाइल खरीद रहा है। ठीक है, बेसिकली बैलिस्टिक और दोनों भी खरीदने वाला है। और कितनी, 400 मिसाइल ही खरीद रहा है। किससे दोस्तों? यूएसए से जापान। इस बात को भी याद रखिएगा। हम लोगों का भी मून मिशन गया था, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, हम लोगों का भी एक मून मिशन था। ठीक, वो भी हमारा अभी कहाँ पे गया था, मून पे गया था। तो उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए उनको भी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि हमारा भारत का चंद्रयान 3, चंद्रयान क्या था दोस्तों, चंद्रयान 3 था। ठीक, अब इसमें क्या क्या पूछेगा आपसे मैं बताता हूँ। चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च कब किया गया दोस्तों? 14 जुलाई
14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है मेरे भाई, लॉन्च किया गया कहाँ से? आंध्र प्रदेश का, जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश के आपको जानते होंगे सतीश धवन अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया। ठीक है मेरे भाई, पूछेगा इसमें रॉकेट कौन सा इस्तेमाल किया गया, तो इसमें रॉकेट था LVM-3 Mark 4। क्या था दोस्तों? LVM-3 Mark 4 जो रॉकेट है इसका इस्तेमाल किया गया। यही बाहुबली रॉकेट है, यही हमारे भारत का क्या है दोस्तों? बाहुबली रॉकेट है। और चंद्रमा की सतह पे ये कब लैंड किया दोस्तों? तो 23 अगस्त को लैंड किया। क्या किया दोस्तों? चंद्रमा की सतह पे 40 दिन बाद यह 23 अगस्त को क्या किया दोस्तों? लैंड हुआ। ठीक है, 23 अगस्त को ये लैंड हुआ। जिस स्थान पे लैंड हुआ उस स्थान को हम लोग शिव शक्ति पॉइंट, यानी कि शिव शक्ति जो पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसी तारीख को हम लोग क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाएंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष मेरे भाई, ठीक, अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और आपको मैं बता दूं, इस आपको पता होगा इसमें लैंडर था, ठीक, और क्या था दोस्तों? रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम है, लैंडर का नाम क्या था दोस्तों? विक्रम था। रोवर का नाम क्या था दोस्तों? प्रज्ञान था। क्या था दोस्तों? प्रज्ञान था। और एक प्रोपोजिशन मॉडल भी इसके साथ साथ में भेजा गया है। ठीक है, ये चंद्रमा के हम लोग दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं। ये जो मून है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं। ये 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा गया है। याद रखिए, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके ये मून पे गया है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ये लैंड किया है। ये चंद्रमा पे छुपे हुए कुछ राज को खोलेगा, चंद्रमा के छुपे हुए हर एक राज को हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। बेसिकली हम लोगों का चंद्रयान 1, अगर आप जानते होंगे कि जो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1, ये चंद्रयान 1 कब भेजा गया था? 2008 में भेजा गया था और पानी की खोज हम लोग किए थे। चंद्रयान 2 अगर पूछे कि चंद्रयान 2 पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था क्योंकि ऑर्बिटर घूमता रहा और लैंडर और विक्रम क्रैश हो गए। ये कब भेजा गया था? 2019 में भेजा गया था। कब? 2019 में भेजा गया था। ये भी असफल ही मान सकते हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल सफल हमारा जो मिशन था, इस बात को याद रखिएगा। ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा इसको भेजा गया था। इस समय इसरो के हेड कौन थे जब इस मिशन को भेजा गया? तो कौन थे दोस्तों? एस सोमनाथ साहब क्या थे दोस्तों? इसके हेड थे, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए और क्या पॉइंट था दोस्तों? अभी हम लोगों ने आदित्य L1 भी भेजा था। आदित्य L1 मिशन भी अभी भेजा था। याद रखिएगा कब भेजा था दोस्तों? 2 सितंबर को भेजा था। 2 सितंबर को भेजा था। अब बेसिकली ये भी कहाँ से दोस्तों? श्रीहरिकोटा। ठीक, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ही इसको भी भेजा गया था। ठीक, अब ये जानते होंगे, जैसे कि मान लो ये क्या है दोस्तों? ये सन है। क्या है दोस्तों? ये सन है। और ये क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। पृथ्वी और सन के बीच में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय किया। क्या किया दोस्तों? 15 लाख किलोमीटर की दूरी ये सैटेलाइट तय किया। ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी ये सैटेलाइट तय किया। ठीक, और ऐसी जगह पे स्थापित जाके हुआ है जहाँ पे सूर्य का और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो नगण्य होता है, यानी कि कम होता है। ठीक है, अब यहीं पे ये क्या करेगा दोस्तों? गोल गोल घूमेगा और गोल गोल घूमेगा सन में छुपे हुए कुछ राज है, इसको खोलेगा। ये 6 जनवरी को अपने स्थान पे स्थापित हो गया है। 6 जनवरी 2000 क्या है दोस्तों? 24 को अपने स्थान पे स्थापित हो गया है। 126 दिन का टोटल ये मिशन था। ठीक है, याद रख लीजिएगा, जो सूरज पे आने वाले जो चुंबकीय तूफान होते हैं, जिनको सौर कलंक के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके ये राज खोलने का काम करेगा। ठीक, साथ ही साथ अभी जानते होंगे कई देशों ने, जैसे कि लूना 25, अभी लूना 25 एक मिशन इन्होंने भेजा था। ठीक है, राशिद रोवर भी क्या था दोस्तों? राशिद रोवर भी इनका मिशन अभी इनके द्वारा मून के लिए भेजा गया था। ठीक है, तीसरा अभी हमने आपको बताया स्लिम मिशन भी भेजा गया था। चौथा मिशन आप देखोगे तो अभी आर्टिमस मिशन भेजा गया था। आर्टिमस मिशन भेजा गया था। ठीक है, आर्टिमस सफल रहा, स्लिम मिशन सफल रहा। राशिद रोवर जो अभी देखो रास्ते में जा रहा है, ये यूएई का मिशन है। एक स्लिम मिशन ये जापान का मिशन है, मून के लिए है। और ये आर्टिमस मिशन यूएसए का मिशन है, ये भी सफल ही रहा। ठीक है, और लूना 25 क्रैश हो गया। ये किसका मिशन था दोस्तों? रशिया का मिशन था। सोचा था हमसे पहले पहुंच जाएंगे, रहा भी सेम थी, लेकिन क्रैश हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये चीजें भी याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो
उसके बाद मैं बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का बैच हमारे यहाँ लॉन्च कर दिया गया है। चाहे 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हो, 7 8 के शिक्षक बनना चाहते हो, 9 10 के शिक्षक बनना चाहते हो, आप इस बैच को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेझिझक एकदम ईमानदारी से कर सकते हैं, याद रख लीजिएगा। दूसरी चीजें मैं बता दूं, इसमें 15 टेस्ट सीरीज मिलेगा, एनसीईआरटी की सार के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ये सबसे बड़ी खासियत होगी इस बैच की। भाई 700 लोग देख रहे हो, एटलीस्ट एक लाइक कर देना मास्टर के लिए। किस देश के पास सऊदी अरब और ब्रिटेन से ज्यादा सोने का भंडार है? ठीक है, किस देश के पास सऊदी अरब और ब्रिटेन से ज्यादा क्या है दोस्तों, सोने का भंडार है? तो मैं बता दूं किसके पास है, अपने प्यारे भारत के पास। हमारा जो प्यारा भारत है, इसके पास सऊदी अरब और क्या है दोस्तों, ब्रिटेन से ज्यादा सोने का भंडार है। इस बात को याद रखिएगा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, तो मैं बता दूं, तो किस देश के पास क्या है दोस्तों, सऊदी अरब और ब्रिटेन से ज्यादा सोने का भंडार है? तो प्यारा भारत है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और फोर्ब्स, मैं बता दूं कि एक रिपोर्ट आई है। क्या ये एक रिपोर्ट आई है? एक रिपोर्ट, ये क्या आई दोस्तों, रिपोर्ट आई है। ठीक, रिपोर्ट दो लोगों ने मिलकर जारी किया है। फोर्ब्स जानते होंगे, फोर्ब्स, फोर्ब्स प्लस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ठीक है, फोर्ब्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा मिलकर एक रिपोर्ट जारी की गई है कि किस देश के पास सर्वाधिक सोना है। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है किस देश के पास सर्वाधिक सोना है। सबसे ज्यादा सोने का भंडार, ठीक है, अगर सोने का भंडार, सोने का भंडार सर्वाधिक अगर किसी देश के पास है तो किसके पास है? नंबर 1 पे आप देखोगे तो नंबर 1 पे यूएसए देखने को मिलेगा, नंबर 1 पे यूएसए देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो जर्मनी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? जर्मनी देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो इटली आपको देखने को मिलेगा। अब चलो मान लो हमें पहला इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट भारत का तो इंपॉर्टेंट है ही है। भारत पूछेगा इसमें कितने स्थान पे है, तो भारत हमारा 9वें स्थान पे। क्या है दोस्तों? भारत हमारा 9वें स्थान पे हमको देखने को मिलता है, जिसके पास सोने का भंडार है। ठीक, ऐसा नहीं है कि बिहार में सोना नहीं पाया जाता, पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम जगह पे पाया जाता है। उसमें से एक दो जगह मैं बता दूं, जैसे कर्नाटक का कोलार सोने की खान के लिए ही जाना जाता है। बेसिकली आप जानते होंगे, जब भी कर्नाटक, तो कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है कोलार। ठीक है, कोलार, यहाँ पे सोना पाया जाता है, याद रखिएगा, सोना पाया जाता है, भरपूर मात्रा में यहाँ पे सोना पाया जाता है। लेकिन अभी जो फोर्ब्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार अगर पूछे कि भाई मेरे भाई ये बताओ कि सोना, ठीक है, सोने के मामले में सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है, तो यूएसए के पास नंबर 1 पे है, भारत 9वें स्थान पे। हमको यही दो चीजों को याद रखना है। ठीक है, दूसरा तीसरा तिल लेने जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मेन मतलब किससे है? नंबर 1 वाले से और हमारे भारत वाले से। तो हमें यही दो चीज को याद रखना है, बस याद रखिएगा। ठीक है, आपको पता होगा दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी भी अभी बताई है इसी ने, फोर्ब्स द्वारा बताया है कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी किसकी है। दुनिया की, इन्होंने एक और रिपोर्ट जारी किया है, दुनिया की सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग करेंसी जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कुवैत दिनार की। किसकी दोस्तों? कुवैत, कुवैत क्या है दोस्तों, कुवैत दिनार की, कुवैत दिनार की। अब मैं बता दूं कि अगर मैं रुपए में इसको काउंट करूं तो एक दिनार, मैं बता दूं एक दिनार की वैल्यू अगर रुपए में बात करूं, एक दिनार जो है, एक दिनार की वैल्यू अगर मैं रुपए में बात करूं तो 270 रुपए हो जाती है। याद रखिएगा, कुवैती दिनार की जो वैल्यू है विश्व में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है वैल्यू। इसी ने फोर्ब्स ने रिपोर्ट जारी की है। फोर्ब्स ने अभी बताया है कि किस देश के पास सर्वाधिक सोना है और किस देश की करेंसी सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, स्ट्रांग है। तो बताया है कुवैती दिनार की जो करेंसी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। डॉलर तो 9वें 10वें नंबर पे चला गया है। ठीक है, याद रखिएगा, डॉलर 9वें 10वें नंबर पे चला गया है, याद रखिएगा। तो एक कुवैती दिनार की वैल्यू मैं बता दूं कि भारत में रुपये में कितनी, 270 रुपए है। ठीक है, 270 रुपए, मतलब वहां पे कोई 100 रुपए कमाता है तो यहाँ पे सोच सकते हैं आप लोग कितना हो जाएगा। 10 रुपए में कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 2700 रुपए। ठीक है, अगर 100 रुपया कमाता है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, खुद सोच सकते हैं आप लोग, 27,000 रुपए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 27,000 के आसपास, ज्यादा ही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ज्यादा ही हो जाएगा। 10 ठोका आप देखो 270 रुपए, तो 100 ठोका आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों रिपोर्ट अभी किसने जारी की? फोर्ब्स ने और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने, दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। याद रखिए, बिहार में भी सोना पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि बिहार में सोना नहीं पाया जाता, बिहार में भी सोना पाया जाता है। जो जमुई है, आप देखोगे जमुई जो है सोने के लिए ही फेमस है। याद रखिए, बिहार में जमुई है वो सोने के लिए ही फेमस है। सोन नदी है,
सोन नदी की मिट्टियों में सोना पाया जाता है। जो सोन नदी है, इस सोन नदी की मिट्टियों में भी सोना पाया जाता है। तो बिहार में भी सोने दिखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर भारत में पूछे करंट कहाँ पे पढ़ते हैं। सर पेड बैच पर ऐप पर करंट अफेयर्स कब से शुरू होगा? अरे मेरे भाई ब्रिजेंद्र कुमार जी, आप लोग जो है ना मानसिक रूप से थोड़े ज्यादा से हिले हुए हैं। जब यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो वहां पे क्यों पढ़ाया जाएगा? वहां पे जब भी पढ़ाया जाएगा तो रिवीजन पर्पज से पढ़ाया जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले, ठीक है? या फिर जब एग्जाम रहेगा उसके 1 महीने पहले मैं पूरा कंप्लीट आपको करवा दूंगा, इस बात को याद रखिएगा। अभी आप लोगों का मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है। जब यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो बार बार क्यों डिस्टर्ब करते हैं कि चीज को पूछ पूछ के? पढ़ने भी फोकस करिए। जब यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बिना मुद्राओं के तो आपको दिक्कत क्या है? अब यही चाहते हैं, यही आपसे कोर्स लिया जाए, यही आपको परचेस करवाया जाए, तो ये भी, इसके लिए भी हम रेडी हैं। ठीक है, तो इन सभी रिपोर्ट्स को याद रख लेना, हो सकता है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। विंग्स इंडिया ने किन हवाई अड्डों को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार से सम्मानित किया है भारत में? ठीक है, विंग्स इंडिया, पहले तो मैं बता दूं, याद रखिएगा कि विंग्स इंडिया शो का आयोजन चल रहा था कहाँ दोस्तों? विंग्स इंडिया शो का आयोजन हैदराबाद में चल रहा था, बेगम बेग एयरपोर्ट पे। कहाँ पे दोस्तों? बेगम बेग एयरपोर्ट में ये चल रहा था। और मैं बता दूं, विंग्स इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब अगर किसी को दिया है तो बेंगलुरु और दिल्ली को दिया है। किसको? बेंगलुरु और दिल्ली। बेंगलुरु में आप देखो कैंपगोड़ा हवाई अड्डा है, और दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमको देखने को मिल जाता है। कैंपगोड़ा था क्योंकि बेंगलुरु के संस्थापक थे, इसलिए इनके नाम पे कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दिल्ली में आप जानते हो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर मैं बता दूं कि विंग्स इंडिया जो शो चल रहा था, विंग्स इंडिया शो, ये कहाँ चल रहा था? बेगम पेग एयरपोर्ट पे चल रहा था, जो कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? हैदराबाद में पड़ता है। हैदराबाद, ठीक, हैदराबाद में पड़ता है। और हैदराबाद में आपको पता होगा गोल्ड एटीएम भी खोला गया है। क्या खोला गया है दोस्तों? गोल्ड एटीएम भी खोला गया है। हैदराबाद पूछे किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद का संस्थापक अगर पूछ ले कौन था दोस्तों? निजामुल मुल्क चिंगकिलीज खां या फिर आसम झा के नाम से हम लोग जानते हैं। निजामुल मुल्क चिंगकिलीज खां या फिर आसम झा के नाम से हम लोग जानते हैं हैदराबाद के संस्थापक को। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? यहीं पे आपको पता होगा, आपको बेगम पेग एयरपोर्ट में ही क्या है, विंग्स इंडिया शो का आयोजन हो रहा था। ये क्या होता है दोस्तों? विमानन की प्रदर्शनी होती है। जो हमारे जो विमान हमारे इंडियन आर्मी के पास है, उन सभी की प्रदर्शनी होती है, शो होता है, ठीक है? बस इसी चीज को यहाँ पे बताया जाता है, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक। सुनिए, अभी आपको पता है कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी चेंज कर दिया गया है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें भी आप याद रख लीजिएगा। हैदराबाद का संस्थापक अगर पूछे तो निजामुल मुल्क चिंगकिलीज खां आसम झा के नाम से उसको जानते हैं। निजामुल मुल्क चिंगकिलीज खां या फिर आसम झा के नाम से जानते हैं, जो हैदराबाद का स्वतंत्र संस्थापक था। इस बात को याद रख लेना, ठीक है? चलिए, बाकी आपको सारी चीजें पता ही हैं, हमने बता ही दिया है, तो ज्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे बिहार शिक्षक भर्ती का जो बैच है ये लॉन्च कर दिया गया है। जो भी छात्र इस बैच को लेना चाहते हैं ले लीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक। चलिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में कितने परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? मोदी जी अब अयोध्या घूम के आ रहे थे, तो भाई उनका मन भी नहीं भर रहा था, भाई कुछ लॉन्च नहीं किए, ये तो बहुत बेकार हो गया, लॉन्च तो करना बनता है। तो अभी क्या लॉन्च कर दिए दोस्तों? आपको बता दो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने परिवारों को लाभ मिलेगा? तो 10 मिलियन, 10 मिलियन एटलीस्ट 1 करोड़, ठीक है? 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, 1 करोड़ जो लोग हैं, इन 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अभी इसमें होगा क्या कि आप जानते होंगे कि लोगों के घर में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय सूर्योदय योजना। इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत ही लोगों के छतों पे क्या लगाए जाएंगे? सोलर रूफ टॉप लगाए जाएंगे, ठीक है? सोलर रूफ टॉप, सोलर सोलर रूफ सोलर रूफ टॉप लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगी दोस्तों? सोलर से एनर्जी बनाई जाएगी।
सोलर से क्या बनाई जाएगी दोस्तों, एनर्जी बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा दोस्तों हम लोगों का, जिससे मैं बता दूं क्या होने वाला है, जिससे आपका जो शुद्ध कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होगा, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत मोदी जी ने कब की है, तो 22 जनवरी को की है, 22 जनवरी 2024 को की है। इसके तहत जो लोगों के घरों पे सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, जिनके घर में लगाया जाएगा उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी और कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होगा। कार्बन का उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होगा दोस्तों, कम होगा, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। अब बेसिकली आपको बता दूं, पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में सबसे अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज से जनरेट होती है तो किससे होती है दोस्तों, कोयले से होती है। कोयले की निर्भरता को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम कर कार्बन को उत्सर्जन को शून्य लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। बेसिकली बस इतना ही आपको याद कर लेना है, ठीक है, ताकि आपसे कहीं के भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इसका आंसर दे दें। अगर पूछे यूपी का सोलर सिटी, अगर पूछ ले कि यूपी का सोलर सिटी, यूपी का सोलर सिटी अगर पूछ ले कि मेरे भाई यूपी का सोलर सिटी कौन बना है, ऑब्वियसली कौन बना है, अयोध्या बना है, अयोध्या बना है। एमपी का सोलर सिटी कौन बना है दोस्तों, तो सांची बना है, ठीक है, कौन बना है मेरे भाई, सांची बना है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी। तो कोई नहीं, आपकी जमीन होगी सपना एंड आजमगढ़ जी, अगर आपका घर नहीं है, छत नहीं है, तो जमीन तो होगी ना मेरे भाई, ठीक है मेरी बहन, जमीन तो होगी। तो आप क्या करिएगा, आपकी जमीन पे लगा दिया जाएगा सोलर रूफटॉप, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल पाए, ठीक। चलिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश से, ठीक है, बैल वीर आयात करने के लिए तैयार है। सीमेन जानते हैं आप लोग, सीमेन, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, बेसिकली ये आयात किससे करने वाला है, ये करने वाला है ब्राजील से। अब सुनो होना क्या है, ठीक। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे बुल का सीमेन मंगवाया जाएगा, ठीक है, बुल का सीमेन मंगवाया जाएगा। बता दूं, ये जो बुल होता है ना, इस बुल का आप जानते होंगे सीमेन, सीमेन को यानी स्पर्म बोलते हैं, याद रखिएगा। कि करीब करीब 4,000, क्या है दोस्तों, 40,000, सॉरी 4,000 में बोल रहा हूँ, 40,000 क्या है दोस्तों, 40,000 क्या है बुल का सीमेन मंगवाया गया है, सीमेन रखिएगा, सीमेन मंगवाया गया है, सीमेन याद रख लीजिएगा, सीमेन, सीमेन मंगवाया गया है, ठीक, 40,000 बुल का सीमेन मंगवाया गया है। उससे क्या किया जाएगा दोस्तों, आर्टिफिशियली तरीके से इस सीमेन जो है, जो मादा होती हैं, गौ माता होती हैं, उनके बॉडी के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगी दोस्तों, गर्भवती होंगी, और गर्भवती होंगी तो वो दूध देंगी। इसीलिए 40,000 क्या है दोस्तों सीमेन मंगवाया गया है, कहाँ से, ब्राजील से। जो क्या किया जाएगा दोस्तों, जो मादा, जो हमारी जो गौ माता होंगी, उनको आर्टिफिशियली तरीके से उनके बॉडी में ये सीमेंट डाला जाएगा। अब उससे क्या होंगे, वो गर्भवती होंगी और दूध का उत्पादन बढ़ेगा, दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। अब कई लोग सोचते होंगे विश्व में दूध उत्पादन में तो नंबर 1 पे हम ही लोग हैं, ठीक। अगर मैं बता दूं कि विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, हम ही लोग हैं। हाँ मैं मानता हूं कि हम ही लोग हैं दूध उत्पादन में नंबर 1 पे, लेकिन एक और चीज भी आपको पता होना चाहिए, जितना हम लोग उत्पादन करते हैं खुद ही खा पी के खत्म कर देते हैं, ठीक है। क्या किया जाएगा दोस्तों, जितना हम लोग उत्पादन करते हैं वो हम लोग खुद ही खा पी के खत्म कर देते हैं, इस बात को याद रख लेना। अब होगा क्या इसमें, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, निर्यात भी कर पाएंगे, ठीक है। उसको क्या कर पाएंगे दोस्तों, निर्यात भी कर पाएंगे, और उससे पैसा हम लोग कमाएंगे, याद रख लीजिएगा। लास्ट ईयर 2023 में अगर पूछे कौन सा स्टेट जो था वो दूध उत्पादन में नंबर 1 पे था, तो दोस्तों राजस्थान जो था लास्ट ईयर दूध उत्पादन में नंबर 1 पे था, याद रखिएगा। गोकुल मिशन योजना अगर पूछे किसने शुरू की थी, तो उत्तर प्रदेश ने ही शुरू की थी। किस लिए शुरू की थी, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू की थी, इस बात को याद रख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बिहार की जर्नी करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा एक और न्यूज पढ़ा लें, फिर उसके बाद हम लोग बिहार की जर्नी करेंगे, फिर उसके बाद टाइम हमको नहीं मिलेगा, 10-15 मिनट मिलेगा, उसी में पूरा समेटना रहेगा, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा सभी लोग, ठीक। कुछ लोग है ना थोड़ा सा जो है महान ज्ञानी टाइप के जो लोग आते हैं, ज्ञान देने के लिए आ ही जाते हैं। इस देश में ज्ञान देना बहुत ही आराम मुफ्त का काम है। अरे भाई कपूर भी हो या कपूरी हो, इससे आपको क्या लेना देना, ठीक, आप समझ चुके हैं ना, ठीक है। कपूर भी या फिर कपूर हो, आपको उससे लेना देना क्या है, ठीक है। अब ये जो है अमर उजाला वाला, ठीक है, ये जो आप देख रहे होंगे, ये आप देखो डायरेक्ट मैंने कहीं इधर से उधर से नहीं, ऑथेंटिक न्यूज पेपर है अमर उजाला, वहां से, ठीक है। अब ये हमने अमर उजाला से डायरेक्ट उठाया है।
ये जो कंटेंट है मैं बता दूं अमर उजाला की साइट से डायरेक्टली मैं आपके सामने लेके आया हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये अमर उजाला वाला ये गलत छापा है मतलब। ठीक है, यहाँ पे एक महान ज्ञानी जो है व्यक्तित्व है, बोले कपूरी नहीं कपूरवी होता है। ठीक है, याद रखना कि अमर उजाला है, जाके उससे तुम केस करो, उसके ऊपर बहस करो और क्या बोलो एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करो अपने। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग आते हैं अपने कुछ ऐसे जो है भटकी हुई आत्माएं आ जाती हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करती हैं, तो इनसे दूर रहा करें सभी लोग। अब चलिए एक और सैन्य अभ्यास हो रहा है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में हाल फिलहाल में एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का नाम अगर पूछे क्या है दोस्तों तो खंजर है। ठीक है, अब मैं बता दूं ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, जिस सैन्य अभ्यास का नाम अगर पूछे क्या है दोस्तों तो खंजर है, याद रख लीजिएगा। अब ये खंजर सैन्य अभ्यास हो कहाँ रहा है तो मैं बता दूं ये 11वां संस्करण है और मिलिट्री का सैन्य अभ्यास है। क्या है दोस्तों, ये 11वां संस्करण है। 11वां संस्करण, ये 11वां संस्करण है क्या दोस्तों, मिलिट्री का सैन्य अभ्यास है। और ये हो कहाँ रहा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलोह। क्या है दोस्तों, बकलोह। बकलोह, बकलोह एक जगह है, वहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और मिलिट्री सैन्य अभ्यास है, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी पूछ ले क्या है दोस्तों, बिश्केक हो जाएगी। किर्गिस्तान की राजधानी पूछ ले कि मेरे भाई क्या हो जाएगी तो बिश्केक हो जाएगी। बिश्केक जो क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी राजधानी हो जाएगी, बस इसको याद रख लेना। एक और सैन्य अभ्यास हुआ है, आप जानते हो डिफेंडर अभ्यास। क्या है दोस्तों, डिफेंडर। डिफेंडर या ये याद रख लेना, ये जरूर पूछेगा। डिफेंडर सैन्य अभ्यास जो है, डिफेंडर अभ्यास जो है दोस्तों, ये किसका सैन्य अभ्यास है दोस्तों, ये नाटो का है। ये क्या है दोस्तों, नाटो का सैन्य अभ्यास है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा ये यूरोप में हो रहा है, इसमें मल्टी नेशन यानी कि यूरोप में होगा, यूरोप में होगा और इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा साइक्लोन 1, ये साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास जो है दोस्तों, ये किसके साथ हुआ था पिछले साल, इजिप्ट के साथ हुआ था। कहाँ पे, इजिप्ट के साथ हुआ था पहली बार। ठीक, इस बार भी कहाँ हो रहा है, इजिप्ट और भारत के बीच में इसका सैन्य अभ्यास होगा। कब होगा दोस्तों, ये दूसरा संस्करण होगा। ये क्या होगा दोस्तों, दूसरा संस्करण होगा और इसमें कहाँ पे, इजिप्ट में ही होगा। ये कहाँ पे, इजिप्ट में ही होगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक, चलिए चलिए थोड़ा सा बिहार दर्शन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, बिहार दर्शन हम लोग कर लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, मजा भी आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा बोर ना होइए प्लीज। चलिए थोड़ा सा एक मैप लेता हूं मैं प्यारा प्यारा अपने जो बिहार का, इस तरीके से आप छोटा सा मैप देखिएगा। ठीक, इसकी लंबाई पूछता है, चौड़ाई पूछता है। लंबाई पूछा तो 3, 4, 5 किलोमीटर, हमने ऐसे याद किया बता। चौड़ाई पूछा था तो 4, 8, 3 किलोमीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, चौड़ाई हो जाएगी। देखो चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चौड़ाई आप देख सकते हैं कितनी है दोस्तों, 483 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसका टोटल क्षेत्रफल पूछे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी टोटल क्या है दोस्तों, इसकी टोटल जो है लेंथ है। 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्या है दोस्तों, टोटल इसकी क्या है दोस्तों, लेंथ है, याद रख लीजिएगा। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल में मैं बता दूं कौन से स्थान पे है दोस्तों, 12वें स्थान पे है, याद रख लीजिएगा। मैं बता देता हूं इसके बारे में, यहाँ पे आपको बता दूं ये समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से ऊंचाई इसकी पूछे कि मेरे भाई ये जो बिहार की समुद्र से ऊंचाई कितनी है तो 53 मीटर। ठीक है, और 173 फीट हो जाएगा, 173 फीट में हो जाएगा और मीटर में कितना हो जाएगा, 53 मीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अगर पूछे बिहार का गठन तो आप जानते हो 1912 में बंगाल से पृथक होकर बिहार बनता है। फिर 1936 में किससे दोस्तों, उड़ीसा से पृथक होता है, उड़ीसा से पृथक होता है। ठीक, फिर उसके बाद सन 2000 में ये किससे पृथक होता है, छोटा छोटा चीज याद रखना, झारखंड से पृथक होता है। किससे दोस्तों, झारखंड। ठीक है, झारखंड से पृथक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जानते होंगे अस्तित्व में 2000 के बाद आता है। और बिहार में टोटल जिले पूछ ले, टोटल जिले, यहाँ पे जिले कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे जिले 38 हैं। मंडल पूछ ले कितने हैं, यहाँ पे पूछ सकता है आपसे, प्रमंडल पूछ लेना, प्रमंडल कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, अनुमंडल अगर पूछ ले कि अनुमंडल, यहाँ पे अनुमंडल कितने हैं मेरे भाई तो 101 हैं, 101 हैं।
प्रखंड अगर पूछ ले कि प्रखंड, यहाँ पे प्रखंड कितने हैं दोस्तों, तो 534 हैं। क्या है दोस्तों, 534 हैं। यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें भी आपसे पूछ सकता है। तो लोकसभा की सीटें आप देखेंगे तो यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 40 है। राज्यसभा की सीटें 16 है। विधानसभा की सीटें 243 है। और विधान परिषद की सीटें कितनी है दोस्तों, 75 है। यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका हमको देखने को मिल जाती है, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं बीचों बीच से एक रिवर होके पास कर रही है। क्या है दोस्तों, रिवर होके पास कर रही है। इस रिवर का नाम क्या है दोस्तों, गंगा नदी है। क्या है दोस्तों, गंगा नदी, गंगा नदी। अब ये गंगा नदी बिहार में, मैं बता देता हूँ, याद रख लेना। ये गंगा नदी जो बिहार में है दोस्तों, 12 जिले से होके बहती है। 12 जिले से होके बहती है। इसकी टोटल लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। ठीक, उनमें से भी 99 किलोमीटर ये सबसे ज्यादा कहाँ बहती है दोस्तों, तो पटना में बहती है। इस बात को याद रख लीजिएगा। उसमें भी सबसे ज्यादा ये कहाँ पे बहती है इसकी, तो पटना वाले रीजन में ये सबसे ज्यादा लंबी नदी हमको देखने को मिल जाती है। इस बात को याद रखिएगा। आपको मैं बता देता हूँ बिहार के पश्चिम में जाइएगा तो हमारा उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। बिहार के पूरब में जाइएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, बिहार का जो पूरब वाला रीजन है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। बिहार के उत्तर में आप जाइएगा तो नेपाल आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, नेपाल आपको देखने को मिलेगा। और बिहार के दक्षिण में जाइएगा तो जो झारखंड वाला रीजन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको मैं और चीजें बताता हूँ बिहार के बारे में। यहाँ का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या, यहाँ पे क्या है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व अगर मैं पूछ लूँ कि जनसंख्या घनत्व मेरे भाई कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 1106 है। क्या है दोस्तों, 1106 है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। जो कि क्या है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे भाई कि ये बताना कि बिहार में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कितना है दोस्तों, 10, 40, 99, क्या है, हो जाएगा दोस्तों 452। ये टोटल पॉपुलेशन है बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार टोटल पॉपुलेशन 10,40,99,452 है। उसमें भी पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला अगर पूछे जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवहर। यहाँ पे 1880 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ओवरऑल अगर पूछे तो सबसे यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, 1106 है। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा पूछे तो 1880 कहाँ का है दोस्तों, शिवहर का हमको देखने को मिल जाता है। बेसिकली एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो पटना है, ये जो पटना है बेसिकली ये पूछा था कि पटना कितने जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो 9 जिलों के साथ अपना क्या करता है दोस्तों, बॉर्डर ये शेयर करता है पटना। इस बात को याद रखिएगा। ये तमाम एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए। वही 1000 लोग क्लास को देख रहे हैं और अभी तक जो है मास्टर के लिए 1000 लाइक तक नहीं है। ठीक है, कितना मतलब कितना बेकार बात है आप लोगों के लिए। इतना जी जान अपना पूरा आत्मा तक समर्पित कर देते हैं आप लोगों के लिए, तब भी आप लोग ये करते हैं। ठीक है, खुद से सोचा करिए। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे जमुई होता है, यहाँ पे जमुई आप देखेंगे तो ऊपर नहीं है, मैं बस लिख के बता रहा हूँ। जमुई में सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जमुई में सोना पाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे पाइराइट्स, पाइराइट्स अगर पूछ ले तो पाइराइट्स कहाँ पाया जाता है दोस्तों, रोहतास में पाया जाता है, रोहतास में। ठीक है, चूना पत्थर आप देखोगे, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, सब है साउथ में ही, लेकिन मैं जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख के बता रहा हूँ। चूना पत्थर अगर मैं पूछूं कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास में पाया जाता है। रोहतास में प्लस कैमूर में पाया जाता है। रोहतास में प्लस कैमूर में पाया जाता है। ठीक है, तो रोहतास में प्लस कैमूर में दोनों जगह पे ही हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे इकलौता नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है। इकलौता नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये भारत का सॉरी बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। यहीं पे इकलौता नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, वाल्मीकि वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ पे कई टाइगर रिजर्व भी है। क्या है दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरा कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, कैमूर में बन रहा है दूसरा टाइगर रिजर्व। कैमूर वाला जो रीजन है वहां पे बन रहा है। बिहार में पहले एक तारामंडल था, अब 2 तारामंडल है। ठीक है, बिहार में पहले क्या था दोस्तों, एक तारामंडल था। कौन सा, पटना में था, दूसरा बना है दरभंगा में। दरभंगा में बन चुका है, याद रख लीजिएगा। बिहार में एक चिड़ियाघर था, अब 2 चिड़ियाघर हो चुका है। एक चिड़ियाघर अररिया में बना है। कहाँ पे दोस्तों, अररिया में बना है। नेपाल के साथ पूछा जाता है कितने जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, तो कमेंट करके बताना तो कि नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, बताइएगा। नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, कमेंट करते हुए बताना, तभी आगे बढ़ेंगे।
ना ना ना, बैटरी लो नहीं है भाई, 7 जिले हो जाएंगे, याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यानी कि 7 जिले बाउंड्री शेयर किसके साथ करते हैं, नेपाल के साथ करते हैं। 7 जिले होंगे, याद रखिएगा, 7th डिस्ट्रिक्ट होंगे जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि बताइए गंगा, गंडक, गंगा, गंगा प्लस गंडक, गंडक प्लस सोन, इन तीनों नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया। जो पाटलिपुत्रा है, इस पाटलिपुत्रा नगर को किसने बसाया था, तो पाटलिपुत्रा नगर को उदयन के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा, पाटलिपुत्रा नगर को उदयन के द्वारा बसाया गया था। पूछेगा पटना शहर की स्थापना किसने की, तो पटना शहर की स्थापना शेर शाह सूरी ने की। कितने दोस्तों, शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। और शेर शाह सूरी का मकबरा कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो शेर शाह सूरी का मकबरा अगर पूछे तो सासाराम में हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछ ले क्या हो जाती है, तो गिरिब्रज, क्या हो जाएगी, गिरिब्रज, गिरिब्रज हो जाएगा या फिर राजगिरी हो जाएगी, गिरिब्रज या फिर यहाँ पे राजगिरी हो जाएगी, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कहाँ पे हुई थी दोस्तों, बोध गया, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रख लीजिएगा। बुद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे हुई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ये सारे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। इस सभी पॉइंट को याद रख लीजिएगा। आपसे पूछे कि ये बताएगा पर्यटन वाले कुछ स्थल, पर्यटन वाले कुछ स्थल जैसे पूछा है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पे है, बिहार में है। धोला कटोरा, घोड़ा कटोरा कहाँ पे है दोस्तों, तो बिहार में है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि नेचर सफारी यानी कहाँ पे है दोस्तों, तो गया वाले रीजन राजगीर में है। ये सारे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में लगातार हमारे बनते आए हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में, तो ये भी पूछा जा सकता है। 1912 वाला बांकीपुर पटना में हुआ था, बांकीपुर जो पटना है, पटना में यहाँ पे अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर एन मधुलकर के द्वारा क्या की जाती है, इसकी अध्यक्षता की जाती है। 1922 में अधिवेशन कहाँ होता है, गया में होता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के गुरु सी.आर. दास के द्वारा की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण आंदोलन था, 1917 में होता है। तिनकठिया नील के खेती के खिलाफ होता है, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगध पे शासन करने वाला प्रारंभिक वंश कौन सा था दोस्तों, तो हर्यक वंश था, हर्यक वंश था। फिर शिशुनाग वंश था, कौन था दोस्तों, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश था। फिर नंद वंश था, फिर मौर्य वंश था। क्या था दोस्तों, मौर्य वंश था। ये क्रम भी कभी कभी सजाने को पूछ लेता है। हर्यक वंश का संस्थापक अगर पूछे कौन था दोस्तों, तो बिंबिसार था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, ठीक है। पूछे कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ये क्वेश्चन भी लगातार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारी की सारी चीजें, जैसे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था, ठीक है। अगर पूछे उसको पूछेगा उत्तराधिकारी घटोत्कच था, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते होंगे चंद्रगुप्त प्रथम आता है, फिर समुद्रगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आता है। ये सारे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। अभी आप जानते होंगे बिहार में, स्पेसिफिक ऑफ बिहार में आप देखेंगे कि यहाँ पे मिथिला मखाना, जो मिथिला मखाना, इस मिथिला मखाना को क्या मिला दोस्तों, जीआई टैग मिला, ठीक है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे मिर्चा चावल जो है, इस मिर्चा जो चावल है, इस मिर्चा चावल को क्या मिला दोस्तों, जीआई टैग मिला, ठीक है। साथ ही साथ कतरनी राइस, कतरनी चावल को अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे जीआई टैग मिला, ठीक है। साथ ही साथ बिहार में आप देखेंगे तो अभी क्या हुआ दोस्तों, 51 फीट ऊंची माता सीता की प्रतिमा भी बनाएगी, बुद्ध भगवान की शयनयान मुद्रा में मूर्ति भी बनाएगी। तो बहुत सारी चीजें आपको बिहार में स्पेसिफिक ऑफ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें स्पेसिफिक ऑफ बिहार, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि 1857 की क्रांति में पूछेगा पटना से नेतृत्व कौन किया था, ठीक, आरा से नेतृत्व कौन किया था, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पटना से नेतृत्व किया था पीर अली, कौन किया था, पीर अली किया था, जो एक पुस्तक विक्रेता था। आरा से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह प्लस कौन किया था दोस्तों, अमर सिंह किए थे, अमर सिंह के द्वारा क्या किए थे, नेतृत्व शुरू किए थे। बेसिकली जब भी हम लोग भारत का इतिहास शुरू करते हैं ना पढ़ना, तो मैं बता दूं कि भारत का इतिहास बिहार के इतिहास से ही शुरू होता है, याद रखेगा, मगध से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। और मगध का सबसे महानतम शासक में गिनती की जाती है तो किसकी की जाती है, अशोक,
सम्राट अशोक की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म नीति को धारण कर लिया था और शांति के मार्ग पे चल निकला था। ये क्वेश्चन भी हमसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, किसी को आता नहीं होगा। ठीक है, मैं जो रिवीजन आपको करवा दे रहा हूँ ना, आपके एग्जाम, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपके कानों में एक ही आवाज गूंजेगी, वो होगी मेरी, जो आपके एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगी। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगली न्यूज पे, इसको बीच बीच में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलिए, उससे पहले मैं बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का बैच हमारे यहाँ लॉन्च कर दिया गया है। जो भी छात्र इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ, टाइम पास वाले नहीं, वो क्या करें दोस्तों, इस बैच को ले लें। ठीक है, और एकदम बारीकी से जीरो लेवल से हमारे साथ पढ़ाई करें। अब सोचिए कि जहां भी इतना अच्छा कंटेंट दिया जाता है तो पेड क्लास में आपको कितना अच्छा पढ़ाया जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। इसमें आपको जीएस 40 नंबर का कंप्लीट करवाया जाएगा, ऑप्शनल आपका 80 नंबर का कंप्लीट करवाया जाएगा। जो भी इस बैच को लेना चाहते हैं ले लीजिए। आपको हमारा जो ऐप का लिंक है ऊपर देखेंगे, आपको द ऑफिसर अकेडमी करके कमेंट बॉक्स में हमारा लिंक ऐप का होगा, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन पूरा करिए, इस बैच को ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या ही बोल रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इनका। जो हमको थोड़ा मानसिक संतुलन कभी कभी किसी का हिल जाता है। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा वो बकवास पे ध्यान देता है। चलो, तो चीता ज्वाला किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 शवकों को जन्म दिया है? अब बेसिकली आप जानते होंगे कहानी 2022 से शुरू होती है। ठीक है, मैं बता दूं कहानी ये 2022 से शुरू होती है, याद रखिएगा। तो बेसिकली कूनो नेशनल पार्क है, इसका आंसर होगा। देखो, एक समय की बात थी, क्या थी दोस्तों, एक समय की बात थी, 17 सितंबर 17 17 सितंबर 2022 की बात थी। इस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन रहता है। ठीक है, और नामीबिया क्या है दोस्तों, नामीबिया से 8 चीते लाए जाते हैं। 8 जो है चीते लाए जाते हैं। 1952 के बाद हमारी भारत की धरती पे 8 चीते पहली बार देखने को, इसमें नर और मादा दोनों थे। ठीक है, 8 चीते लाए गए और कहाँ पे, एमपी में एक जगह पड़ता है दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में इसको रखे गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका से क्या लाया गया दोस्तों, फिर 12 चीते लाए गए। ठीक, पहले 8 लाए गए थे तो उसमें से कुछ मर गए थे, 12 लाए गए तो उसमें से भी कुछ मर गए थे, लेकिन कुछ जन्म भी लिए थे। अब हुआ क्या दोस्तों, साउथ अफ्रीका से भी 12 चीते लाए गए। ठीक है, अब टोटल लाए जाने कितने हैं दोस्तों, 100 चीते लाए जाने हैं, 100 चीते लाए जाने हैं और इनको कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा, क्योंकि इस हिसाब का इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसने जो है ज्वाला जो है, जो चीता ज्वाला है, इसी ने क्या किया है दोस्तों, 3 बच्चों को जन्म दिया है। 3 बच्चों को अभी हाल फिलहाल में जन्म दिया है। तो लगातार चीतों की आबादी भारत में बढ़ रही है, इस बात को याद रखिएगा। लगातार जो है चीतों की आबादी भारत में बढ़ रही है, इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। तो पूछा जाएगा कि कूनो नेशनल पार्क में जो है चीते कहाँ से लाए गए थे, नामीबिया से लाए गए थे। कब लाए गए थे, 17 सितंबर 2022 को लाए गए थे। फिर अफ्रीका से भी लाए गए थे 12 चीते, टोटल 20 हो गए। फिर उसके बाद 1-2 चीते और लाए गए थे, लेकिन टोटल कितने लाए जाने हैं, 100 चीते लाए जाने हैं, इस बात को याद रखना। पूछेगा कि टोटल मेरे भाई कितने चीते लाए जाने हैं, 100 चीते लाए जाने हैं, इस पॉइंट को याद रख लेना। तो कहाँ पे बच्चों को जन्म दिया है ज्वाला ने, तो कूनो नेशनल पार्क में जन्म दिया है। और ये कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिल जाता है। ठीक, और कोई दिक्कत बेसिकली होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत और होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं बताने के लिए, तो फिर दिक्कत होनी कहाँ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले न्यूज पे आते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका तो मैं मैराथन कर लूंगा। ठीक है, इसका तो कल मैराथन लूंगा, इसका पोस्टमार्टम करके रख देंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो यूपी के स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे हम लोग। इसके नाम से संयुक्त प्रांत के नाम से हम लोग जानते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, और बेसिकली कपूरवी ठाकुर के बारे में, जो कपूरवी ठाकुर हैं उनके बारे में ऑलरेडी हम शुरुआत में बता चुके हैं। आपको जितनी भी चीजें हमको बतानी थी, आपको हर एक चीज बता चुके हैं। ठीक, तो आपको मैं पहले भी बता देता हूं और आगे भी बताता रहूंगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो इस क्लास को करेगा उसको बाकी किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, चलिए उससे पहले मैं बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का बैच लॉन्च कर दिया गया है। सारी डिटेल ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगर इस बैच को लेना चाहते हैं ले लीजिए और अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इस ऐप का नाम अगर पूछे तो अनुवादिनी है। क्या है दोस्तों, इस ऐप का नाम क्या है दोस्तों, अनुवादिनी है।
देखो हमारी नई शिक्षा नीति जो आई थी, केंद्र की जो नई शिक्षा नीति आई थी 2022 में, केंद्र की जो नई शिक्षा नीति आई थी, शिक्षा नई शिक्षा जो नीति आई थी, नई शिक्षा नई शिक्षा जो नीति आई थी मेरे भाई, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जो के कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी 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 रंजन समिति की अनुशंसा पे ये नई शिक्षा नीति आई थी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया था कि हर एक भाषाओं में, लोकल रीजनल भाषाओं में आपको पढ़ने के लिए चीजें मिलेंगी। उसी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आप देखोगे 22 भाषाओं का जिक्र देखने को मिलता है। तो इन 22 भाषाओं में आप क्या कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं अनुवादनी ऐप में। इस बात को याद रख लेना है। इसको केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। जब हमारा नई शिक्षा नीति आई थी तो उसमें बताया गया था ना कि हम लोग क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो 22 भाषाओं हैं, उन 22 भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो उन भाषाओं में इसमें आपको न्यूज मिलेगा, पढ़ने के लिए चीजें मिलेंगी। तो अभी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बैच को आप क्या करिए, इस ऐप को डाउनलोड करिए, पढ़ाई लिखाई में लग जाइए। बस इतना ही आपको बताना था। नेक्स्ट, आज की हमारी अंतिम न्यूज, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात हम लोग करेंगे कल ना। यूपी स्पेशल में आज मुलाकात करेंगे। यूपी की जनजातियां हम लोग पढ़ना है। ठीक है, यूपी की जनजातियां मत पढ़ना, ठीक, उसको आप भारत की जनजाति पढ़ के समझना। हम लोग भारत की जनजाति पे ही चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली याद रख लेना। इसके बाद 8 बजे वाली जो हमारी क्लासेज होंगी वो भारत की जनजाति पे ही क्लास है। तो उस क्लास को आप अवश्य जरूर से करिएगा। ठीक, चलिए तो मैं बता दूं कि हु हैज बिकम द सिलेक्टेड फॉर द बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 8 टाइम्स। कौन बने हैं भाई? नोवाक जोकोविच बने। 3 ग्रैंड स्लैम पिछले साल जीते थे ये लोग। ठीक है, 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे। तो कौन? नोवाक जोकोविच जीते हैं, याद रख लीजिएगा। बेसिकली ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, बस याद रख लेना। सर्बिया के खिलाड़ी, सर्बिया के ये खिलाड़ी हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ के? सर्बिया की ये खिलाड़ी हैं। उसके साथ साथ हमारा बिहार शिक्षक भर्ती का बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 6 से 12, ठीक है, 9 TGT 9 to 10, 11 to 12, 6 to 8, 1 to 5 सभी बैच हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन आके पटना में क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी आके कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस ज़्यादा है। और ऑनलाइन अगर घर बैठे करना चाहते हो तो इस बैच को लेके वहीं से कर सकते हैं। ठीक, चलो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि हमारी क्लासेस आपको रोज की तरह अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाया करिए, और इस सेशन के माध्यम से केवल पढ़ने पे विश्वास किया करिए। देखिए, कमेंट मैं लेता नहीं हूं, और मेरे लिए पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों का कमेंट एक बार में रीड कर पाऊँ। ठीक, तो इसी तरीके की डेली बेहतरीन एक क्लासेस के लिए कल हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे। भारत किस तरीके से आज़ाद होने के बाद अपना संविधान लागू करता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमारा 26 जनवरी स्पेशल क्लास होगा, इस बात को याद रखिएगा। बेहतरीन क्लास होगी, आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। आप बस कल क्लास में जुड़ जाइएगा, आपको निराशा हाथ नहीं आएगी। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का क्लासेस करने के लिए, और आप सभी को सुप्रभात। खुश रहिए, मस्त रहिए, आप कोई भी हो। ठीक है, गुड, आप अल्लाह हाफिज बोलते हो, खुदा हाफिज बोलते हो, या फिर आप कुछ भी बोलते हो, सुबह सब्बा खैर बोलते हो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बस पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके हर एक एग्जाम के लिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐप पे आइए आप सभी लोग। नहीं, पेड क्लास लैपटॉप में नहीं चलेगा भाई, लैपटॉप में कुछ भी नहीं चलेगा, सब फोन के लिए है भाई। जाते जाते सभी लोग लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा सेशन को।